Okay, students, so today we are starting with an experiment known as surface tension of water by capillary rise and effect of detergents. तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सरफेस टेंशन क्या होती है। अगर हम किसी कैपिलरी ट्यूब के अंदर अगर वाटर भर दें तो उसमें अपने आप वाटर जो राइज होता है उसकी हाइट हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सरफेस टेंशन की डेफिनेशन की। एक्चुअल में सरफेस टेंशन होता क्या है। सरफेस टेंशन का जो मीनिंग है वो ये है कि सरफेस टेंशन इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस। द लिक्विड सरफेस बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेस्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन व्हिच हैज अ नेचुरल टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंड्स टू हैव अ मिनिमम सरफेस एरिया। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन। अगर हम इसकी बात करें तो हम कहना चाहेंगे कि जैसे कोई भी एक लिक्विड सरफेस है, हम मान लेते हैं कि ये कोई एक लिक्विड सरफेस है और इसके अंदर जो लिक्विड सरफेस होती है वो ऐसा लगता है जैसे कि उसे किसी ने पकड़कर खींच रखा है। तो हम मानते हैं कि एक इमेजरी लाइन ड्रॉ करते हैं और इस इमेजरी लाइन के दोनों तरफ इस तरीके से लगता है जैसे कि कोई फोर्स लग रहा हो। सो दिस इज फोर्स, दिस इज फोर्स, दिस इज फोर्स, दिस इज फोर्स एंड दिस इज फोर्स एंड द इमेजरी लाइन लेंथ इज टेकन एज एल। तो सरफेस टेंशन क्या करती है कि एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह किसी भी लिक्विड सरफेस को खींच के रखती है और सरफेस टेंशन की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो सरफेस एरिया को हमेशा क्या करती है, रिड्यूस करके रखती है। इसीलिए स्फेरिकल ड्रॉप्स स्फेरिकल शेप्स में होती हैं क्योंकि स्फीयर की सरफेस एरिया सबसे कम होती है। सो द फॉर्मूला फॉर दिस सरफेस टेंशन इज टेकन एज फोर्स पर यूनिट लेंथ and its unit is Newton per meter. अब हम बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिसके कारण सरफेस टेंशन होती है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिनके कारण सरफेस टेंशन होती है उसमें जो सबसे पहला फोर्स जो क्रिएट होता है इसके अंदर उसे हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स और दूसरा फोर्स जो इसमें क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स वो फोर्स है जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है और एडहेसिव फोर्स वो फोर्स है जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। So according to the definition of the cohesive force, the force acting between the molecules of one type of molecules of same substance is called the cohesive force. अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल की तो हम कह सकते हैं कि पानी और पानी, वाटर और वाटर के बीच मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो कोहेसिव फोर्स होगा। और एडहेसिव फोर्स की अगर हम बात करें, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज इज कॉल्ड द एडहेसिव फोर्स। तो अगर हम बात करें कि अगर किसी पानी को ग्लास में रख दिया गया है तो ग्लास और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम कहते हैं एडहेसिव फोर्स। डिपेंडेंसी ऑफ सरफेस टेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट। हम ये जानना चाहते हैं कि सरफेस टेंशन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो पहला जो फैक्टर है जिस पर सरफेस टेंशन डिपेंड करती है उसका नाम है कोहेसिव फोर्स। तो वो फैक्टर, जितने भी फैक्टर जो कोहेसिव फोर्स को इंक्रीज कर सकते हैं वो सरफेस टेंशन को भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, दोज फैक्टर्स विच इंक्रीज द कोहेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स इंक्रीज द सरफेस टेंशन एंड दोज विच डिक्रीज द कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स डिक्रीज द सरफेस टेंशन। तो जितने भी फैक्टर्स कोहेसिव फोर्स को बढ़ाएंगे वो सरफेस टेंशन को भी बढ़ाएंगे और जितने भी फैक्टर्स जो कोहेसिव फोर्स को डिक्रीज करेंगे वो सरफेस टेंशन को भी कम कर देंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सरफेस टेंशन को बढ़ाता है और घटाता है वो है इम्प्यूरिटीज। तो इसमें जो हम इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं, अगर कोई लिक्विड है और इस लिक्विड के अंदर अगर हम कोई इम्प्यूरिटी ऐड कर दें तो उससे भी सरफेस टेंशन इंक्रीज होती है और सरफेस टेंशन डिक्रीज होती है। तो इम्प्यूरिटीज दो प्रकार की होती हैं। तो पहली इम्प्यूरिटी जो होती है वो होती है सॉल्युबल इम्प्यूरिटी, कंप्लीटली सॉल्युबल इम्प्यूरिटी। इफ द इम्प्यूरिटी इज कंप्लीटली सॉल्युबल देन ऑन मिक्सिंग इट इन द लिक्विड द सरफेस टेंशन इंक्रीजेज। तो जब भी कंप्लीटली सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज ऐड की जाएंगी किसी भी लिक्विड के अंदर तो सरफेस टेंशन उसमें इंक्रीज करता है। फॉर एग्जाम्पल, हियर इज एग्जाम्पल इज टेकन ऑन डिसॉल्विंग आयनिक सॉल्ट्स इन स्मॉल क्वांटिटीज इन अ लिक्विड इट्स सरफेस टेंशन इंक्रीज। तो जब भी हम आयनिक सॉल्ट्स को स्मॉल क्वांटिटीज में डिसॉल्व करते हैं लिक्विड में और वो कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है तो वो उस लिक्विड की सरफेस टेंशन को इंक्रीज कर देता है। अब हम बात करेंगे उन इम्प्यूरिटीज की जो पार्शियली सॉल्युबल हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्शियली सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज
तो if the impurities is partially soluble in a liquid, then its surface tension decreases because adhesive force between insoluble impurity molecules and liquid molecules decreases and cohesive force effectively decreases. So the impurity जो partially soluble impurities होती हैं वो surface tension को decrease कर देती हैं, क्योंकि उस अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल्स के बीच में एडेसिव फोर्स थोड़ा सा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहां पर, वो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑन टेम्परेचर। अगर कोई टेम्परेचर है, हम लिक्विड को गर्म करें या लिक्विड को हम ठंडा करें, तो हमें ये पता चलता है कि जो टेम्परेचर है वो किस तरीके से सरफेस टेंशन को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, या उसको किस मैक्सिमम वैल्यू पर रखता है। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सरफेस टेंशन बेसिकली डिक्रीजेज। तो जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि कोहेसिव फोर्स भी कमजोर पड़ जाता है। एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड बॉइलिंग पॉइंट इट बिकम्स जीरो। तो अगर हम किसी लिक्विड को बॉयल कर देते हैं तो उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, जीरो। और सरफेस टेंशन की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो आती है वाटर जब कितने डिग्री पर होता है, दैट इज फॉर द 4 डिग्री सेंटीग्रेड। एट दिस टेम्परेचर वाटर शोज द एनालॉमस बिहेवियर। ऑन कंटेमिनेशन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑन कंटेमिनेशन, कि हम किस प्रकार से कंटेमिनेशन अगर हमको दिया हो, अगर हमने किसी तरीके से उसमें इम्प्योरिटीज अलग तरह से ऐड कर दी हों, तो किस प्रकार से सरफेस टेंशन डिक्रीज या इंक्रीज होती है। द डस्ट पार्टिकल्स और लुब्रिकेंट मटेरियल्स ऑन एडिंग टू द लिक्विड सरफेस डिक्रीजेज इट्स सरफेस टेंशन। तो जब भी हम कोई लुब्रिकेंट, कोई ऑयल वगैरह उसमें अगर डाल देते हैं, क्या कहते हैं, तो जब भी हम कोई लुब्रिकेंट्स उस पर डाल देते हैं तो आपने देखा होगा कि कई बार मच्छरों से बचने के लिए नालियों के अंदर केरोसिन ऑयल डाल दिया जाता है। तो केरोसिन ऑयल डालने से जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज हो जाती है और उसमें जो मच्छर हैं वो डूब जाते हैं। इसलिए लुब्रिकेंट्स जो होते हैं और डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो लिक्विड की सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देते हैं। यहां पर डेफिनेशन दी हुई है, द फॉर्मूला इज गिवन फॉर द सरफेस टेंशन, जो मैं आपको बता चुका हूं कि सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला है वो है फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब हम बात करेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट की। भाई कोई भी लिक्विड है और लिक्विड अगर किसी सरफेस के टच में है तो उसके साथ वो एक एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाता है। बेसिकली एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट, अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें लिक्विड सरफेस और सॉलिड सरफेस के साथ, और लिक्विड के अंदर जो एंगल बनता है उस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। द एंगल इनक्लोज्ड बिटवीन द टेंजेंट प्लेन टू द लिक्विड सरफेस एंड द टेंजेंट प्लेन एट द सॉलिड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इनसाइड द लिक्विड इज डिफाइंड एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। द एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इन कॉन्टेक्ट। तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट किस किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ दिस सॉलिड एंड लिक्विड इन कॉन्टेक्ट। जो लिक्विड और सॉलिड जो कॉन्टेक्ट में है आपस में, उस पर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट डिपेंड करता है। तो हर एक सॉलिड और लिक्विड सरफेस जो कॉन्टेक्ट में है उसके लिए एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट हमेशा यूनिक होगा। तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, जैसे मान लीजिए कि ये एक सॉलिड सरफेस है, दिस इज द सॉलिड सरफेस and it is taken as glass, और आपने इसमें क्या किया, एक लिक्विड की ड्रॉप पुट की इस तरीके से। सो दिस इज द लिक्विड एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये इसके क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो अगर मैं इस पर टेंजेंट, तो अगर मैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक सॉलिड पर और एक लिक्विड पर टेंजेंट ड्रॉ करूं इस तरीके से, सो लाइक दिस इज द वन टेंजेंट with respect to liquid and this is the another tangent with respect to the solid। तो इस liquid के अंदर बनने वाला जो ये एंगल है, this angle theta is known as the angle of contact which is represented by theta c। तो कभी भी liquid, इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि सपोज कीजिए कि ये ग्लास है और ये तो हमने एक वाटर लिया था और यहां पर हमने क्या ले ली, मरकरी ले ली। मरकरी क्या करती है, मरकरी में फोर्स ऑफ कोहेशन ज़्यादा होता है मरकरी मॉलिक्यूल्स के बीच में।
तो इस ये एक अपने आप को एक स्फेरिकल शेप में बना लेती है। तो ये मरकरी है Hg और ये ग्लास है और ये इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और एक टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे सॉलिड सरफेस से लाइक दिस। तो ये जो लिक्विड के अंदर जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल थीटा सी इज नॉन एज द एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो इसकी जो वैल्यू है एंगल ऑफ कांटेक्ट की वो 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक वेरी कर सकती है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इज वेरी फ्रॉम 0 टू 180 डिग्री। अब हम बात करते हैं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर लेस देन 90 डिग्री हो तो शेप कैसा होगा मेनिस्कस का। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री हो तो शेप कैसा होगा मेनिस्कस का। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट डिग्री, तो अगर हम बात करेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट की, और अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, तो अगर आप यहां पर नोटिस करें तो इस वाले एग्जांपल के लिए जो थीटा है वो लेस देन क्या है 90 डिग्री है। तो इसके अंदर जो शेप बनेगा वो कैसा शेप बनेगा, कॉनकेव शेप बनेगा, और लिक्विड किसी भी कैपिलरी ट्यूब में क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा। तो सिमिलरली वी कैन सी इट इन अ कैपिलरी ट्यूब। तो अगर हम देखें, तो अगर मैं इसको कैपिलरी ट्यूब के अंदर आपको दिखाऊं तो इस तरीके से ये एक कैपिलरी ट्यूब होती है, इसको हम वाटर में डिप कर देते हैं, तो इसमें वाटर कुछ हाइट तक राइज करता है और इस तरीके का मेनिस्कस बनता है। तो यहां पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा वो एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये एक सॉलिड सरफेस हो गई है, दिस इज द सॉलिड सरफेस, ये एक सॉलिड सरफेस है और ये एक लिक्विड सरफेस है। तो इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बनता है थीटा सी, एंड दिस थीटा सी इज नोन एज द एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो आप देख रहे होंगे कि यहां भी कैपिलरी ट्यूब के अंदर भी जब हम वाटर को अगर कैपिलरी ट्यूब में भर देते हैं तो थीटा सी की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होती है। तो आपको यहाँ जो शेप दिख रहा होगा मेनिस्कस का वो कॉनकेव दिख रहा है और इसमें लिक्विड ऊपर राइज करता है और इस ग्लास को ये लिक्विड क्या कर देता है, गीला कर देता है, वेट कर देता है। दिस वाज रिटन हियर, वेट। अब हम बात करेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, मेनिस्कस इज ऑफ कॉन्वेक्स शेप एंड लिक्विड फॉल्स एंड थीटा डू नॉट वेट सॉलिड सरफेस। तो आप देख रहे होंगे कि मरकरी के केस में जो थीटा है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। सिमिलरली अगर हम कैपिलरी ट्यूब की बात करें और कैपिलरी ट्यूब के अंदर भी अगर हम लिक्विड फिलअप कर दें इस तरीके से और इसके अंदर हमने मरकरी भर दी, क्या भर दी हमने इसमें, मरकरी। सो मरकरी इज देयर। तो मरकरी क्या करती है कि इस तरीके से राइज करती है लाइक दिस। तो मरकरी कहां आ जाती है, लिक्विड सरफेस से नीचे आ जाती है। तो आप देखेंगे कि ये है एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर द सॉलिड सरफेस एंड दिस इज द फॉर द लिक्विड। तो ये थीटा जो है वो ग्रेटर देन क्या आता है, 90 डिग्री आता है। तो ग्रेटर देन 90 डिग्री जब ये होता है तो कभी भी मेनिस्कस जो है वो कौन सी शेप तैयार करता है, इट इज द कॉन्वेक्स शेप। और ये कभी भी लिक्विड फॉल्स, लिक्विड अपनी जो मेन Hg भरा होता है उससे थोड़ा सा नीचे आ जाता है और कभी भी सॉलिड सरफेस को वेट नहीं करता है। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो मेनिस्कस इज इन अ प्लेन शेप एंड लिक्विड नाइदर राइज एंड नाइदर फॉल्स। तो अगर ये एंगल इस तरीके से हो जाए तो सपोज कीजिए कि हमने ये लिया और इसके अंदर हमने ये लिक्विड इस तरीके से फिल है और अगर ये एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये टेंजेंट है, ये लिक्विड सरफेस है और जो थीटा है वो 90 डिग्री हो जाए तो इसके अंदर क्या होता है कि ये प्लेन सरफेस बनती है और प्लेन सरफेस बनने पर ना तो लिक्विड राइज करता है और ना लिक्विड फॉल करता है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ सिल्वर एंड प्योर वाटर। So this is we are taking about for the meniscus. On increasing temperature, surface tension decreases, thus cos theta increases. So the dependency of the angle of contact with respect to the temperature is this. So angle of contact, the cos theta c is inversely proportional to 1 upon the temperature, and theta c decreases so on increasing temperature and theta c decreases, vice versa. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा और थीटा सी क्या हो जाएगा,
डिक्रीज हो जाएगा। सो cos थीटा सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज ऑन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इस तरीके जैसे हमने देखा था कि सरफेस टेंशन के अंदर भी इम्प्यूरिटीज का इफेक्ट होता है, उसी तरीके से एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट में भी इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूट इम्प्यूरिटीज की। सॉल्यूट इम्प्यूरिटीज क्या करती हैं, कंप्लीटली सॉल्यूबल हो जाती हैं लिक्विड के अंदर, इंक्रीजेज द सरफेस टेंशन बढ़ जाती है, तो cos थीटा सी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा सी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो कभी भी कंप्लीटली सॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज होंगी तो थीटा सी की वैल्यू जो है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इट इंक्रीजेस। अगर हम बात करें पार्शियली सॉल्यूट इम्प्यूरिटीज की, जो कम सॉल्यूबल है किसी भी लिक्विड के अंदर, पार्शियली सॉल्यूबल हैं, तो वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को क्या कर देती हैं, डिक्रीज कर देती हैं। दे डिक्रीजेस द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। कैपिलरी ट्यूब एंड कैपिलरिटी, जिस एक्सपेरिमेंट की ओर हम जा रहे हैं, जिसकी बेसिक टर्म्स को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो हम जिस एक्सपेरिमेंट को समझेंगे उसमें कैपिलरी के अंदर वाटर राइज को ही हम स्टडी करेंगे और ये पता करेंगे कि भाई एक वाटर कितनी हाइट तक किसी कैपिलरी के अंदर क्या कर सकता है, राइज कर सकता है। तो उसके लिए हमें समझना होगा कि कैपिलरी ट्यूब क्या होती है और कैपिलरिटी फिनोमिनन किसको कहा जाता है। तो कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ लिक्विड राइजेज और गेट डिप्रेस्ड इन अ कैपिलरी ट्यूब इज नॉन एज कैपिलरिटी। तो कैपिलरी ट्यूब और कैपिलरिटी बेसिकली क्या होता है कि कैपिलरी ट्यूब जो होती है वो एक बहुत ही फाइन बोर की एक ट्यूब होती है, होलो ट्यूब होती है फाइन बोर की, जिसकी रेडियस मिलीमीटर में होती है। इट इज अ फाइन बोर ट्यूब लाइक दिस, एक बहुत ही फाइन बोर ट्यूब होती है इस तरीके से, जिसकी हमने रेडियस कितनी मान रखी है, आर मान रखी है। बहुत ही फाइन बोर ट्यूब होती है, दोनों तरफ से खुली होती है। जब इसको लिक्विड में डिप किया जाता है, इसकी रेडियस मिलीमीटर्स में होती है। जब इसको लिक्विड में डिप किया जाता है तो इसमें वाटर ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ क्या करता है, राइज करता है। इसको हम कहते हैं कैपिलरी ट्यूब, मेड अप ऑफ ग्लास। और कैपिलरिटी एक्शन है जो ये फिनोमिनन करती है कि कैसे वाटर राइज करेगा या कैसे कोई भी अदर लिक्विड क्या करेगा, फॉल करेगा। तो जब हम इसमें वाटर भरते हैं तो वाटर क्या करता है, इसके अंदर राइज करता है, और जब मरकरी भरते हैं तो मरकरी क्या करती है, अपने लेवल से फॉल हो जाती है। तो इस फिनोमिनन जो है राइज और फॉल का, इसी एक्शन जो ये करती है, इसी को हम कहते हैं कैपिलरिटी। अब हम बात करेंगे कि भाई किस तरीके से हम जो इसमें जो लिक्विड राइज कर रहा है वो लिक्विड कितनी हाइट तक राइज करेगा। तो हमारा जो बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट है वो यही जानने का है कि कोई भी कैपिलरी ट्यूब अगर किसी लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर अगर डाल दी जाए तो किस हाइट तक लिक्विड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी लिक्विड है और लिक्विड का अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो पूरी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस पर प्रेशर की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। तो जितना प्रेशर यहां होगा उतना ही प्रेशर यहां होगा और उतना ही प्रेशर यहां होगा। तो ए और बी पे, और ये पॉइंट अगर हम सी मान लें तो ए, बी और सी तीनों पर प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब बात यह आ रही है कि भाई इस बी के ऊपर तो प्रेशर जो है वो इस एच लिक्विड कॉलम के कारण भी है। तो हमें एक चीज और समझनी होगी जिसको हम कहते हैं एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर क्या होता है बेटे, कि एक्सेस प्रेशर क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि ये एक सरफेस है, तो ऊपर वाला हिस्सा कॉनकेव है और नीचे वाला हिस्सा क्या है, कॉन्वेक्स है। और ये जो मिनिस्कस है इसको हम कंप्लीट करेंगे तो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको मिलेगी, दैट इज कॉल्ड द आर। हमेशा कॉनकेव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स साइड की प्रेशर से ज्यादा होगा। तो अगर मैं यहां ऊपर वाले प्रेशर को P1 मान लूं और नीचे वाले प्रेशर को P2 मान लूं तो एक्सेस प्रेशर जो होगा, तो एक्सेस प्रेशर होगा P1 माइनस P2 which is equal to 2T. T is the surface tension here and R is the radius of
कर्वेचर, और आर इसकी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज नोन एज द एक्सेस प्रेशर। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि इस पॉइंट ए और बी पर प्रेशर सेम होना चाहिए। तो पॉइंट ए पे जो प्रेशर है वो हमने कितना मान लिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लिया कि हियर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस पॉइंट बी पर यहां के कारण प्रेशर निकालना है। तो एक प्रेशर तो यहां होगा इस जगह पर, तो इस जगह पर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, ऊपर पी एटीएम होगा और नीचे पी मान लिया है। तो पी एटीएम, P1 को हमने पी एटीएम ले लिया, P2 को हमने पी ले लिया और इक्वल टू क्या कर दिया है, 2TR। तो इससे हमारे पास P2 की वैल्यू आ जाएगी, और P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P1 को हमने पी एटीएम माना है तो पी एटीएम माइनस 2TR P2 के बराबर आ जाएगा। तो यहां पे जो प्रेशर लग रहा है वो कितना आ गया, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं पी एटीएम, यहां पर लिखा जा सकता है P2 प्लस प्रेशर ड्यू टू द हाइट ऑफ कॉलम दैट इज नॉन एज एच रो जी। तो P2 की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली है, दैट इज इक्वल टू P1, और P1 यहां पर किसको डिनोट कर रहा है, पी एटीएम को डिनोट कर रहा है, क्योंकि यहां पर एटमॉस्फेयर की सरफेस में है फ्री सरफेस। तो दिस इज इक्वल टू पी एटीएम माइनस 2TR प्लस एच रो जी। तो फिर हमने जब इसको सॉल्व किया तो पी एटीएम से पी एटीएम कट हो गया, 2TR को हम उधर ले गए और एच रो जी रह गया, तो 2TR इज इक्वल टू आ गया एच रो जी। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये T है, तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो H इक्वल टू कितना आ गया, 2T अपॉन R रो जी। अब R जो यहां पर है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और यहां पर जो आपको स्मॉल r दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। सो वी आर प्रोवाइडेड विद द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, वी आर अननोन विद द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम जो भी आंसर निकालेंगे वो अपनी रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब की टर्म्स में निकालेंगे। तो मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो ये मेनिस्कस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने कितना माना है, r, और जो हमने इसकी रेडियस मानी है, ये रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, वो हमने कितनी मानी है, r, और ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है थीटा सी, तो हमने क्या किया कि इनके बीच में रिलेशन निकाला। तो जब हमने इनके बीच में रिलेशन निकाला तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर कॉस थीटा का रिलेशन डेवलप हो रहा है। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेट इज आर इक्वल टू आर अपॉन कॉस थीटा। सो जैसे ही हम यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर पुट करेंगे तो हमारे पास जो एच का फॉर्मूला आएगा वो आएगा 2T cos थीटा सी अपॉन आर रो जी। तो आप देख रहे होंगे कि जो हाइट का फॉर्मूला आया है कि कैपिलरी ट्यूब में जो हाइट राइज करती है किसी भी लिक्विड की, वो होती है 2T cos थीटा सी अपॉन आर रो जी। तो H किस किस पे डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस टेंशन T, इट डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा C, इट डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब स्मॉल r, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो, एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। अगर आपको थीटा C न्यूमेरिकल में नहीं दिया हुआ है तो आप उसको 0 डिग्री कंसीडर करेंगे, यू विल कंसीडर इट एज 0 डिग्री। सो फॉर द प्योर वाटर इट इज फॉर 0 डिग्री। सो थीटा सी की जो वैल्यू आप मानेंगे, अगर न्यूमेरिकल में थीटा सी नहीं दिया हुआ है तो आप थीटा सी को क्या मान लेंगे, 0 डिग्री मान लेंगे। ज़्यूरिन्स लॉ क्या होता है, ज़्यूरिन्स लॉ यहीं से हम निकालेंगे। ज़्यूरिन्स लॉ ये कहता है कि H और स्मॉल r को छोड़ के अगर सारे फैक्टर कांस्टेंट हो जाएं तो ज़्यूरिन्स लॉ कहता है कि H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाता है, एंड दिस अप्लाइज दैट HR इक्वल टू कांस्टेंट, और इसको हम लिखना चाहें तो H1R1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, H2R2 फॉर द गिवन न्यूमेरिकल्स। तो इस प्रकार से ज़्यूरिन्स लॉ जो है वो H की जो डिपेंडेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब के। अब हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट की। तो हमारा एक्सपेरिमेंट यही था कि हम किस प्रकार से H हाइट को जो लिक्विड में राइज करती है इन कैपिलरी ट्यूब उसे निकालना था। तो हमने फॉर्मूला उसका निकाल ही लिया है। अब हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब होगी, एक बीकर होगा जिसमें पानी भरा होगा, हम कैपिलरी ट्यूब को उसमें डिप करेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कितनी लिक्विड हाइट तक राइज करता है। तो उसके लिए हमें एक छोटे से माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी और एक कैपिलरी ट्यूब की ज़रूरत होगी, एक बीकर की ज़रूरत होगी जिसमें हमने लिक्विड को क्या कर रखा है, फिल कर रखा है।
तो इस तरीके से हमारा एक्सपेरिमेंट सेटअप होगा। तो हमने क्या किया कि एक स्टैंड ले लिया है, उस स्टैंड के अंदर एक क्लैंप लगाई है, उस क्लैंप के अंदर हमने एक कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट कर दिया है। We know that capillary tube is of very fine bore and it is radius of capillary tube is in millimeter, so it's very fine bore। इसको हम क्या करेंगे, इस लिक्विड के अंदर धीरे से डिप कर देंगे। We will dip it in a liquid। तो जैसे ही हम इस कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड में डिप करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो लिक्विड है वो ऊपर की तरफ क्या करना शुरू कर देगा, राइज करना शुरू कर देगा। आप देख रहे होंगे कि एक सर्टेन हाइट एच तक इसने क्या किया है, राइज किया है। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर हम बात करें तो अगर cos थीटा इक्वल 0 डिग्री मान ले तो सरफेस टेंशन जो निकल के आएगा फॉर्मूला, तो वो कितना निकल के आएगा, तो हम जानते हैं H इक्वल टू 2T अपॉन आर रो जी होता है। तो T इक्वल टू कितना हो गया, H आर रो जी अपॉन 2। तो सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला है वो होगा H रो जी आर अपॉन 2। अब मुझे रेडियस निकालनी है कैपिलरी ट्यूब की। तो हम लोग क्या करते हैं, वी टेक अ माइक्रोस्कोप, हम एक माइक्रोस्कोप ले लेते हैं और माइक्रोस्कोप के आगे जो कैपिलरी ट्यूब होती है, सपोज कीजिए कि अगर ये एक कैपिलरी ट्यूब है, दिस इज द कैपिलरी ट्यूब, दिस इज द माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप के अंदर हम इस फाइन बोर को देखते हैं। तो जो माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर क्या होता है कि इस तरीके से ये माइक्रोस्कोप की इमेज है, इसमें एक क्रॉस बना होता है इस तरीके से, लाइक दिस अक्रॉस। अब हम क्या करते हैं कि एक बार इस कैपिलरी ट्यूब के क्रॉस को इधर ले जाते हैं और एक बार हम कैपिलरी ट्यूब के क्रॉस को इधर ले जाते हैं। इससे हमारे पास इसका डायमीटर आ जाता है। डायमीटर आने के बाद हम उसको अकॉर्डिंग टू द वर्नियर कैलिपर लगा होता है उसमें, और वर्नियर कैलिपर और मैन स्केल की सहायता से हम उसकी क्या निकाल लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब डायमीटर आ गया तो जब हमने इधर से इधर लिया तो एक बार आपने क्या किया, इधर लिया ये वाला, तो इससे माइक्रोस्कोप इधर खिसकेगा तो एक वैल्यू आएगी। फिर आपने क्या किया, माइक्रोस्कोप को खिसका के इधर लाए तो आपको ये वाला एज मिल गया। इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है इसी को हम कहते हैं इसका डायमीटर। तो डायमीटर मिलने के बाद इसको आप हाफ कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम माइक्रोस्कोप की सहायता से कैपिलरी ट्यूब की रेडियस क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम फॉर्मूले के अंदर H की, R की, रो की और G की वैल्यू पुट कर देंगे। हम जानते हैं फॉर द लिक्विड और वाटर, अगर हम वाटर लेते हैं तो वाटर के लिए जो डेंसिटी होती है इन MKS इस 1000 kg पर मीटर क्यूब, और अगर हम CGS की बात करें तो वाटर के लिए डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से हम डेंसिटी का यूज़ करेंगे। जब मैन फैक्टर है इस कैलकुलेशन करते वक्त वो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कौन से टेम्परेचर पे वर्क कर रहे हैं। तो हमें टेम्परेचर भी नोट करना बहुत ही कंपलसरी होता है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। और फिर H हाइट तक जो कैपिलरी ने राइज किया है इस तरीके से उसको भी हम मेज़र कर लेंगे, और इस फॉर्मूले में डेट इज इक्वल टू H इक्वल टू 2T अपॉन आर रो जी। सो T इक्वल टू H आर रो अपॉन 2। इस फॉर्मूले में H की वैल्यू, R की वैल्यू, G की वैल्यू, रो की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा सरफेस टेंशन का। एंड द यूनिट फॉर द सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर। और टेम्परेचर हम यहाँ लिख देंगे जिस टेम्परेचर पर हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे थे। तो ये था सिंपल सा एक्सपेरिमेंट जिसको हम बहुत ही आसानी से एक छोटे से फॉर्मूले से कर सकते हैं। अब हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करना चाहेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल ये है कि एडिंग डिटर्जेंट्स टू वाटर हेल्प्स इन रिमूविंग डर्टी ग्रीसी स्ट्रेंस, दिस इज बिकॉज। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई कोई कपड़ा गंदा है और उसके अंदर अगर सर्फ मिला दिया जाए या कोई डिटर्जेंट मिला दिया जाए तो वो क्या फैक्टर है जिसके कारण वो उसमें से गंदगी को क्या कर देता है, साफ कर देता है। पहला है इट इंक्रीज द ऑयल वाटर सरफेस टेंशन। क्या वो ऑयल वाटर सरफेस टेंशन को बढ़ा देता है? अगर ऑयल और वाटर की सरफेस टेंशन को बढ़ाएगा तो कोहेसिव फोर्स बढ़ जाएगा, और कोहेसिव फोर्स बढ़ेगा तो कैसे चीज़ें डिटैच होंगी, तो ये तो संभव नहीं है। सो इफ़
डिक्रीजेज द ऑयल वाटर सरफेस, बिल्कुल सही है, जब तक सरफेस टेंशन डिक्रीज नहीं होगी तब तक सफाई भी नहीं होगी। इट इंक्रीजेज द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, नहीं। डर्ट इज हेल्ड सस्पेंडेड सराउंडेड बाय डिटर्जेंट एंड मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल सही बात है, हमने छोटी क्लासेस में ही पढ़ा है कि कोई भी डर्ट का मॉलिक्यूल होता है उसको डिटर्जेंट इस प्रकार से घेर लेते हैं और उसको वहाँ से क्या कर देते हैं, डिटेच कर देते हैं। सो बी एंड डी इज द राइट आंसर, सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। So for this question, option 1 is correct. It decreases the oil water surface tension and dirt is held suspended surrounded by the detergent molecules. So first is the right answer. Shape of the meniscus for a liquid of zero angle of contact, अगर zero angle of contact हो तो उसके लिए लिक्विड का, तो इसका जो आंसर है, ना तो ये प्लेन हो सकता है, ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे होता है, ना पैराबोलिक हो सकता है, ना सिलेंड्रिकल हो सकता है। तो हमें पता है कि जब भी लिक्विड जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा तो उसका शेप कैसा होगा, हेमिस्फेरिकल होगा। तो मैंने आप तो द meniscus is always hemispherical, so the correct answer is third. Two capillaries of same material but of different radii are dipped in a liquid. In one of the capillary the liquid rises to a height of 22 centimeter and in another 266 सेंटीमीटर, रेशियो ऑफ द रेडी। तो हमें बताना है कि दो कैपिलरीज हैं ऑफ सेम मटेरियल हैं बट ऑफ डिफरेंट रेडी हैं, आर डिप्ड इन अ लिक्विड, सेम लिक्विड है, सब कुछ सेम है। इन वन ऑफ द कैपिलरी द लिक्विड राइजेस टू द हाइट ऑफ 22 सेंटीमीटर एंड अनदर टू अ हाइट ऑफ 66 सेंटीमीटर, द रेशियो ऑफ द रेडी निकालना है। तो हम जानते हैं कि H इक्वल टू 2T अपॉन R रो जी होता है, सब कुछ सेम है, लिक्विड सेम है, सब कुछ सेम है। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। सो H1 R1 इज इक्वल टू H2 R2। सो दिस इज इक्वल टू R1 So by using the Zurin's law, we can find out the radius ratio for this question, and this is 3:1. So the correct answer is third. If a capillary of radius r is dipped in water, the height of water that rises in it is h. अगर हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर किसी कैपिलरी ट्यूब है जिसकी रेडियस r है, तो उसमें कितना हाइट तक वाटर राइज किया है, h हाइट तक, और कितना मास वाटर का आया है, m. इफ द रेडियस ऑफ द कैपिलरी इज हाफ्ड, अगर कैपिलरी की रेडियस क्या कर दी जाए, हाफ कर दी जाए, द मास ऑफ वाटर दैट राइजेज इन द कैपिलरी विल बी। तो हमें बताना है कि कितना मास उसमें क्या करेगा, राइज करेगा। तो सबसे पहले हम ज्यूरिन्स लॉ लगा लेते हैं। तो H1 R1 इज इक्वल टू H2 R2। तो पहला केस है कि H1 तो हमें H दे रखा है और R1 हमें R दे रखा है, H2 मुझे निकालना है, और रेडियस जो है वो क्या कर दी गई है, हाफ कर दी गई है। तो रेडियस अगर हाफ कर दी गई है तो H2 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई है, 2H के बराबर। पहली बात तो ये हो गई है। अब हमको निकालना है मास। तो मास के लिए क्या होगा, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हम जानते हैं कैपिलरी ट्यूब जो होती है वो सिलेंड्रिकल इन शेप होती है। तो मास ऑफ वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डेट इज पाई आर स्क्वायर H रो। तो हम मास निकाल लेंगे तो m अपॉन m डैश निकालना है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर H रो पाई आर स्क्वायर H रो अपॉन पाई, इसके लिए रेडियस कितना दे रखा था, R/2, H हमने कितना निकाला है, 2H रो, पाई से पाई कट गया, रो से रो कट गया, तो क्या बचा आपके पास, m अपॉन m डैश इज इक्वल टू R स्क्वायर H अपॉन R स्क्वायर बाई 4 इंटू 2H। तो R स्क्वायर H कट गया, सो दिस इज m अपॉन m डैश, 2 से 2 कटा तो 2 ऊपर चला गया, तो m डैश जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, m/2। तो आधा ही करेगा। सो करेक्ट आंसर इज 4।
When a capillary tube of glass is dipped in a tub containing mercury, then the mercury level in the capillary goes down because the pressure just below the meniscus is less than the atmospheric pressure. तो पहला है इसके अंदर की तो पहला है 0, दूसरा है इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तीसरा है लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर और चौथा है मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बात हो रही है कि भाई जैसे कोई कैपिलरी ट्यूब है और कैपिलरी ट्यूब है, इसको हमने क्या कर दिया, मरकरी में डिप कर दिया है। सो वी हैव डिप्ड इट इन मरकरी। तो इस तरीके से क्या होता है कि इसकी हाइट थोड़ी सी नीचे चली जाती है। तो हमने पहले ही अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि एक्सेस प्रेशर नाम की भी एक चीज़ होती है, और एक्सेस प्रेशर जो होता है वो कॉनकेव सरफेस का ज़्यादा होता है और कॉन्वेक्स का क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे जो प्रेशर है P1, ये कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर मान लिया है, और यहाँ जो प्रेशर है वो हमने कितना मान लिया है, P2 मान लिया। तो हम जानते हैं कि कॉन्केव साइड का प्रेशर इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1, और जो एयर के ओपन में है उस P1 को हम किससे नोट कर सकते हैं, P एटमॉस्फेयर से नोट कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि कॉन्केव साइड का प्रेशर एटमॉस्फेरिक साइड के प्रेशर से ज़्यादा है। सो द करेक्ट आंसर मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो 4 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका जो आंसर 4 है वो बिल्कुल करेक्ट है। In a surface tension experiment with a capillary tube, water rises up to 10 centimeter. If the same experiment is repeated on an artificial satellite which is revolved around the earth, water will rise in the capillary tube up to a height h. तो अब बात आ रही है कि भाई जैसे अगर हमने कोई धरती पे एक्सपेरिमेंट किया है और उस धरती पर अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उस पर जो लिक्विड राइज किया है कैपिलरी ट्यूब के अंदर वो 10 सेंटीमीटर किया है, और अगर इसी एक्सपेरिमेंट को मैं सैटेलाइट में जाके करूँ वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0, तो बताइए कि किस हाइट तक लिक्विड चढ़ेगा। तो हम एक चीज़ आपको समझाना चाहेंगे यहाँ पर कि अगर कोई भी लिक्विड है, जैसे सपोज कीजिए कोई कैपिलरी ट्यूब है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसमें h हाइट तक चढ़ गया है। अगर मैं इस कैपिलरी ट्यूब को कट भी कर दूं, अगर मैं यहाँ से इस कैपिलरी ट्यूब को क्या कर दूं, कट कर दूं, तो आप देखिएगा कि इसकी जो हाइट है तो इसकी हाइट यहीं तक रह गई है इस तरीके से। तो कभी भी लिक्विड इसमें से फॉल नहीं होगा। इवन नॉट अ सिंगल ड्रॉप विल फॉल फ्रॉम इट। क्यों? यहां पर क्या होता है कि जब इसको मैंने कट भी कर दिया तब भी ये क्या करता है कि एक इसका रेडियस ऑफ मेनिस्कस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस रेडियस ऑफ इंक्रीजेस। तो अगर ये मैंने L लेंथ L1 मानी है और इसका रेडियस ऑफ मेनिस्कस जो मैंने है ये मैंने कितना माना है, R1 माना है, और यहाँ पर मैंने रेडियस ऑफ मेनिस्कस कितना माना और लेंथ कितनी मानी है, L2। तो L1 R1 हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर यहाँ पर G का इफेक्ट 0 है तो हमें पता है कि कैपिलरी में से पानी बाहर तो निकलता नहीं है। सो द कैपिलरी के अंदर पानी जो है फुल लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब तक इंक्रीज कर जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज 4। वाटर राइजेस टू अ हाइट h इन अ कैपिलरी ट्यूब एट द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ पर जो इंक्रीज कर रहा है वो h हाइट तक कर रहा है। ऑन द सरफेस ऑफ मून द हाइट ऑफ वाटर कॉलम निकालनी है हमको फॉर द सेम कैपिलरी ट्यूब। तो हम जानते हैं कि h इक्वल टू होता है 2t cos थीटा अपॉन r रो g। तो अब हमारे पास सब चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो h इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू g। तो h1 g इक्वल टू h इक्वल टू g/6। जो मून पर जो
ग्रेविटी ड्यू टू सरफेस होती है वो g/6 होती है, तो g से g कट गया, तो यहाँ पर जो h डैश की वैल्यू आएगी, g से g कट गया, सो h डैश इज इक्वल टू 6h। तो h डैश की वैल्यू कितनी आएगी, 6h आएगी। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। Internal radius of a capillary tube is 1/14 centimeter and surface tension of the water is 79 per centimeter. If angle of contact is 0, then water will rise up in the tube up to a height. कितनी हाइट तक रहेगी? तो सेम फॉर्मूला वापस हम यूज़ करेंगे, h इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो g। तो मुझे क्या निकालना है, h निकालना है। तो cos थीटा की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो h इक्वल टू 2 इंटू this is equal to 70 upon r is given 1/14, g rho is given 1 gram per centimeter cube and the g is given 980। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 2 सेंटीमीटर इज द आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि 4 कैपिलरी ऑफ डिफरेंट बोर्स, अलग अलग बोर्स की 4 कैपिलरी ट्यूब्स ली हैं, आर डिप्ड इन सेम लिक्विड में डिप की गई हैं। कंटेंट इन बीकर हैज शोन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेस्पेक्टिव हाइट। तो आपको ये बताना है कि किस में कितना ज़्यादा हाइट इंक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको जाना है। तो सबसे कम किस में करेगा पहले वो बतानी है, और फिर सबसे ज़्यादा किस में करेगा वो बतानी है। तो हम जानते हैं कि h जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, जिसका रेडियस जितना कम होगा उसमें हाइट भी कितना होगा, ज़्यादा होगा। सबसे कम रेडियस d की है, उससे ज़्यादा c की है, उससे ज़्यादा b की है, उससे ज़्यादा a की है। तो जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इज a b c d। सबसे कम a की होगी और सबसे ज़्यादा d की होगी। सो a b c d इज द राइट आंसर। The following observations were taken for determining surface tension T of a water by capillary method. Diameter given है, rise of water given है, G given है आपके पास, और T का फॉर्मूला भी उन्होंने दे दिया। द पॉसिबल एरर निकालना है आपको इन द सरफेस टेंशन इज क्लोजेस्ट टू। तो इनमें सबसे क्लोजेस्ट जो एरर होगा वो कहाँ होगा? तो G कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट और R और H गिवन है। तो हम जानते हैं कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो चुका है, RH हो चुका है। सो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं DH भी लिख सकता हूँ, डायमीटर इंटू हाइट। सो डेल्टा T अपॉन T इज इक्वल टू डेल्टा D अपॉन D प्लस डेल्टा H अपॉन H। अब हमको निकालना है यहाँ पर कि भाई कितना कितना एरर है, तो वो देख लेना है। तो यहाँ पर डेल्टा डी की जो वैल्यू होगी वो 2 के बाद है, तो ये हो जाएगा 0.01 और डी कितना हो जाएगा 1.25 प्लस डेल्टा एच, इसके भी डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा इसमें एरर 0.01 अपॉन, और एच कितना हो जाएगा 1.45। सो दिस इज़ 1.45। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके और इसको 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर परसेंटेज एरर निकालना है हमको, तो हमको इसको 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर निकाल के इसको हम 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो परसेंटेज एरर आ जाएगा, एंड द परसेंटेज एरर इज 1.5%। So the correct answer is 4th. Match the angle of contact for the liquid with suitable options list। अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो ये किसका केस होगा, प्योर वाटर एंड ग्लास का केस होगा। किसका केस होगा? सो इज द प्योर वाटर एंड
ग्लास केस। अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो ये किसका केस होगा? दिस इज द केस ऑफ प्योर वाटर एंड सिल्वर। अगर थीटा इज लेस देन 90 डिग्री होगा तो ये किसका केस होगा? द लिक्विड विल राइज। हम जानते हैं कि जब भी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90 डिग्री होता है लिक्विड राइज करता है, और जब भी ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है will not wet the solid surface. So according to this the correct option is second. So first का होगा D, second का होगा B, third का होगा A और fourth का होगा C. So the correct answer is second. Thanks for hearing me. So this is the experiment for the rise of capillary tube. So we can find out the different things from this formula. We can find out radius, height, surface tension and the density of liquid 2 and also the angle of contact. So thank you very much.